चलिए भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ अरविंद जी बोलिए। अच्छा। चलिए ठीक। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आवाज आवाज आ रही ना आप लोग की? हमारी आवाज जा रही ना आपको? ओके ठीक है, धन्यवाद अरविंद जी आपका। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ठीक। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। फिर हमने पढ़ा यूनिट ऑफ नॉइस, ध्वनि की इकाई। ठीक। अभी देखो, तीन टॉपिक हैं इसमें और बाकी। एक है एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, अर्थात स्वीकार ध्वनि स्तर। और इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के जो प्रभाव हैं। और अंतिम हम पढ़ेंगे नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है। तो पहला दो हमारा हो गया था, तीसरा हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। तीसरा, तीसरा नंबर हम क्या डालेंगे? स्वीकार ध्वनि स्तर। अच्छा, ध्वनि या शोर। स्वीकार ध्वनि स्तर, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं। संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूट। अरविंद कुमार, ये क्या बोलना चाह रहे जी आप? देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। एक हमारा संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक संगठन आता है जिसकी स्थापना, इसकी स्थापना जो हमारा हुआ, ये आपका होता है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था की स्थापना होती है। ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक तो स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, और इसने भी एक मानक स्तर दिया हुआ है। ये यूएनओ का ही एक भाग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। इसी का एक भाग है क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, आप लोग ये भी जान लीजिए, यूएनओ ने तेज स्वर को, शोर को, सॉरी, तेज स्वर को, शोर को ध्वनि प्रदूषण कब माना है? तो 1972 में। 1972 में ध्वनि को इसने प्रदूषण की श्रेणी में रखा। ध्वनि को प्रदूषण, ये आप लोग समझ लीजिएगा। यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में। ध्वनि को इसने 1972 में ध्वनि प्रदूषण के रूप में माना। ठीक है। अब आते हैं इस पे। इसी का एक भाग है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
किस लिए मनाया जाता है? किस लिए मनाया जाता है? चूंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। क्या करें सर, ये जो आप लिख रहे हैं, क्या उसको भेजेंगे? भेजेंगे मतलब? हाँ बोलिए, क्या भेजेंगे? हाँ। क्या? नोट्स में पता नहीं यार, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है नोट्स में लिखा है कि नहीं। देखो मैं नोट्स में कैसे टॉप नोट्स में टॉपिक देखता हूँ भाई, और नोट्स में मुझे पता नहीं है लिखा है कि नहीं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा फिलहाल, ठीक। हाँ संदीप जी, पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वो ध्वनि की उच्चता का जो स्तर माना है, देखिए ध्वनि की जो उच्चता का स्तर माना हुआ है, कोई भी संगठन हो, जैसे उद्योग है, कोई नगरीय क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है, इससे नहीं मतलब है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है वो, अच्छा, जो ध्वनि की उच्चता होती है, वो कोई भी संगठन जब मापती है ना, तो वो ये चाहती है कि दिन में कुछ और रात्रि में कुछ और, ठीक है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो माना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो माना है वो वो आपका जो दिन में माना है वो 45 डेसिबल है। दिन में जो आपका माना है ध्वनि की उच्चता, वो आपका कितना है? 45 डेसिबल। और रात में या रात्रि में, और रात्रि में 35 डेसिबल। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता स्तर क्या मापा है या क्या मानक रखा है? तो दिन में 45 डेसिबल और रात्र में 35 डेसिबल। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, इसका मानक स्तर है, ठीक है। यहां तक तो हम आ गए। ये थोड़ा सा बताना आवश्यक था, इसलिए हम आपको बताएं, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक आती है भारत के लिए। तो भारत में दोस्त ध्यान दीजिएगा, एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होती है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या कहते हैं? केंद्रीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB शॉर्टकट फॉर्म है, सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, ठीक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका जो स्थापना होता है दोस्त, ये 22 सितंबर 22 सितंबर 1974, 1974। कोई कुछ कहना चाह रहा? अभय अवस्थी। इन्वायरमेंट है जी, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट स्टडी। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब होती है? 22 सितंबर 1974, 1974 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब ये जो मानक स्तर देता है, ये जो हमारा निर्धारित करता है कि ध्वनि की तीव्रता कितना होगा, वो भी अलग अलग क्षेत्र में, ये क्योंकि ये भारत के लिए है, और ये गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग, अर्थात महानगरों के लिए अलग, आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग, इस प्रकार से इसने डिवाइड किया हुआ है, जो हम आप लोग को बताएंगे। ये देखिए ये चीज नोट्स में शायद नहीं मिलेगा, ये आपको लिखना हो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये आप लोग लिख लीजिएगा भैया।
देखिए जो इसमें महानगरों के लिए बांटा हुआ है, जो महानगरों के लिए, क्या, यहां पे ध्यान दीजिएगा, महानगरों के लिए। महानगर, महानगर उसे कहा जाता है जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, उसे महानगर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, जैसे प्रयागराज आपका एक महानगर है। अब देखो इसमें हम आपको क्या बताते हैं, इसमें औद्योगिक क्षेत्र इसमें अलग अलग है, क्या समझे आपको, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में इनका ये कहना है, देखो यहां पे लिख लो दिन, यहां पे लिख लो क्या, यहां पे हम लिख देते हैं भैया दिन, यहां पे दिन, यहां पे लिख लीजिए आप रात या रात्रि, जो भी लिखना हो आपको। देखो औद्योगिक क्षेत्र में जो माने हैं वो इनका माना गया है 75 डेसिबल, 75 डेसिबल, और रात्रि के समय कितना, तो 70 डेसिबल। ध्वनि की जो उच्चता का जो स्तर है औद्योगिक क्षेत्रों में, महानगरों के लिए बात हो रही है, ये महानगरों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, महानगरों की बात हो रही है। महानगरों में औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि दिन के समय 75 डेसिबल और रात्रि के समय 70 डेसिबल। ठीक है, अब आते हैं आवासीय क्षेत्र में। देखिए जो आवासीय क्षेत्र हमारा है, क्या, आवासीय क्षेत्र जो हमारा है, आवासीय कहने का अर्थ है जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, आवासीय क्षेत्र जो हमारा है, आवासीय क्षेत्र जहां पर लोग रहते हैं, उनका माना गया है 55-45, अर्थात दिन के समय 55, रात्रि के समय कितना, 45 डेसिबल। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में और आवासिक क्षेत्र में। एक और होता है व्यापारिक क्षेत्र। भाई व्यापारिक क्षेत्र होता है शांतिपूर्ण क्षेत्र होता है, अर्थात जहां पे शांति हो, बिरला स्थान जिसको बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका ये दो है, औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र, इसीलिए इसको लिखवाना आवश्यक था। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्यापारिक क्षेत्र में कोई मतलब नहीं लिखने का, व्यापारिक क्षेत्र में आप जानते रहिए बस 65 और 55 है। राकेश जी 1 मिनट, हाँ बोलिए। बोलिए। नहीं बोलना है, देखिए ध्यान दीजिए कि ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा है। ठीक, जो भारतीय मानक संस्थान है, अर्थात यही, अरे यार हैंड रेस तभी किया करिए जब कोई बात हो, ऐसे फालतू में मत किया करिए। देखिए जब कोई दिक्कत हो, कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, कुछ पूछना हो, तभी आप करिए, या कोई दिक्कत हो रही है तभी आप किया करिए, ऐसे बिना मतलब का मत किया करिए। ठीक है, कोई अच्छा नहीं लगता। देखिए जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा जो ध्वनि का स्तर निर्धारित किया गया है, वो अलग अलग निर्धारित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा था, और ये भारतीय भारतीय मानक संस्थान द्वारा है, भारतीय भारतीय मानक संस्थान द्वारा। हालांकि ये आपको कई जगह उपलब्ध हो जाएंगे, लिखवाने कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन चूंकि आपका, लेकिन ये जो आपका थियरी लिखा जाएगा उसमें आपको काम देगा। ठीक है, देखो ये जो भारतीय मानक से, ये आवासीय क्षेत्र के अलग है और विभिन्न क्षेत्र के अलग है। आवासीय क्षेत्र में आपका क्या आ जाता है मेरे दोस्त, जैसे ग्रामीण क्षेत्र आ गया,
नगरीय क्षेत्र आ गया और औद्योगिक क्षेत्र आ गया। भारतीय मानक संस्थान द्वारा जो है औद्योगिक क्षेत्रों में 50 और 60 के बीच में माना जाता है डेसिबल, ठीक है। इसमें आवासीय और नगरीय इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ग्रामीण और नगरीय ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना है, 30 से 35 डेसिबल। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 30 से 35 डेसिबल की बात की जाती है। नगरीय क्षेत्रों के लिए, ये हैंडरेस किसी का चालू हुआ है क्या? नहीं। नगरीय क्षेत्रों में 35 से 40, 35 से 40 है, लेकिन यदि यह नगरीय क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पे कोई व्यवसाय भी होता है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, 45। अब देखिए 35 से 40 भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे एक अलग कैटेगरी बना करके व्यवसायिक नगरीय क्षेत्र करके आप 40 से 45 भी कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? नगरीय क्षेत्र 35 से 40, यदि व्यवसायिक नगरीय क्षेत्र है तो उसका हो जाएगा 35 से 45। 35 से 45 यदि व्यवसायिक है, 35 से 45 यदि व्यवसायिक है तो हो जाएगा 35 से 45 आपका। ठीक, देखिए कुछ और आपके हैं, जैसे मान लीजिए जो भवन होते हैं, जो भवन होते हैं कि, अच्छा ये सब, इनका बताने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि ये सब ये कहते हैं कि इतना तक अगर बज रहा है तो ठीक है, इतना डेसिबल तक अगर ध्वनि की उच्चता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे लाइब्रेरी हो गया, पुस्तकालय जहाँ पे लोग जाके पढ़ते हैं, चिकित्सालय हो गया, अस्पताल हो गया, ठीक है भाई, अस्पताल हो गया, ये सब हो गए। सामान्य बातचीत जो होता है, सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत जो हमारा होता है वो कितना होता है, 50 से 60 डेसिबल तक। सामान्य बातचीत जो होता है वो 50 से 60 डेसिबल तक होता है। इससे ऊपर होता है तो क्या बोलते हैं, शोर मचा रहे हैं। इससे नीचे होता है तो क्या बोलते हैं, फुसफुसा रहे हैं, बोलते हैं ना लोग, फुसफुसाहट, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, फुसफुसाहट। फुसफुसाहट का होता है 30 डेसिबल। कहते नहीं यार थोड़ा जोर से बोलो, क्या फुसफुसा रहा है वो कान में, तो वो 30 डेसिबल की उसका होता है। ठीक है, 30 डेसिबल उसकी ध्वनि की उच्चता स्तर होता है फुसफुसाहट का। सामान्य बातचीत का 50 से 60 डेसिबल होता है। ठीक है भैया, बाकी देखिए वैसे तो बहुत सारे चीज है, आपको अगर बताना हो, जैसे जैसे इसके पहले मैंने बताया, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, रॉकेट इंजन होता है, इन सब का तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन वो कोई संस्था द्वारा निर्धारित नहीं है, वो मापा गया है डेसिबल, वो मापा गया है कि किसका कितना होता है। जैसे आप मान लीजिए ज्वालामुखी का होता है 190 डेसिबल, रॉकेट इंजन का 180 होता है। ठीक है, जोर से जब हम चिल्लाते हैं, जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो 90 डेसिबल के ध्वनि की उच्चता स्तर उत्पन्न होती है, 90 डेसिबल, जो कि सामान्य बातचीत से अत्यधिक है, इसीलिए हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए शोर की श्रेणी में आता है जोर से चिल्लाना। ठीक है, भारी वाहन जब चलते हैं ना तो तेजी के साथ आवाज करते हैं, रॉकेट इंजन वगैरह हो गए, ये लोग क्या है ज्यादा उत्पन्न करते हैं, 90 डेसिबल से अत्यधिक। ठीक, इसीलिए इन श्रेणी में आएंगे ये। ठीक है, इसमें और कुछ खास बताने के लिए है नहीं, इसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं, लिखवाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आप ज्वालामुखी का लिख लो, रॉकेट का लिख लो, कोई मतलब नहीं है, जेट इंजन का लिख लो, 120 हो गया। ठीक, कहने के यही अर्थ है कि सामान्य बातचीत इंपॉर्टेंट है, 60 तक होता है। ठीक है, अच्छा 100 डेसिबल तक की जो आवाजें होती हैं, 100 डेसिबल, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना शुरू हो जाता है। 100 डेसिबल के आसपास जो भी ध्वनि की उच्चता स्तर होती है वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और 120 के ऊपर और 150 डेसिबल तक,
120 के ऊपर या 150, 150 डेसिबल तक की जो ध्वनि की स्तर होता है, उच्चता का स्तर, उससे हम बहरे हो सकते हैं। हमारे ये जो श्रवण तंत्र है ना, अर्थात प्राकृतिक यंत्र कान, वो खराब हो सकता है, हम बहरे भी हो सकते हैं। और 180 के ऊपर यदि जा रहा है, 180 के ऊपर यदि जा रहा है ना, तो फिर क्या होगा पता है, मृत्यु भी हो सकती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कुछ जैसे कुछ ध्वनि का जो डेसिबल है, कितने डेसिबल तक के आवाज में आपको कितने देर तक रहना है, ज्यादा देर कितने देर तक आप रहेंगे कि आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका एक चार्ट है, वो आप लिख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके थियरी में लिखने में आपको काम देगा, और आपको उससे नंबर भी मिलेगा। एक नंबर की जगह आपको 2 नंबर ये देकर जाएगा, ठीक है भैया। ये आप ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए क्या, डेसिबल, ठीक। डेसिबल क्या, ध्वनि क्या, वही स्तर। डेसिबल का अर्थ क्या हुआ, वही स्तर। और इधर लिख लीजिए मात्रा, समय, सीमा। मात्रा, समय, सीमा कहने का ये अर्थ है कि कितने देर तक आप रह सकते हैं। जैसे हमने बताया था इसके पहले, मान लीजिए आप रेलगाड़ी के आसपास हैं, जहां पे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास है, रेलगाड़ी ने हॉर्न मारा, आपने कान बंद कर लिया, सोचिए 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए है। अगर यही आपको 10-20 मिनट रहना हो, 50 मिनट रहना हो, तो आपकी क्या हाल होगा, सोचिए। इसलिए इसमें बताया गया है कि कितने डेसिबल तक की आवाज को कितने देरी तक या कितने समय तक के लिए मान्य रखा गया है। इस मान्य तक हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए 90 डेसिबल, जैसे मान लीजिए कितना, 90 डेसिबल। 90 डेसिबल अगर किसी ध्वनि का उच्चता स्तर है, तो हमारा 8 घंटे तक, 8 घंटे तक इसकी समय सीमा है। 90 डेसिमल 8 घंटे तक, इससे ज्यादा नहीं। 8 घंटे के बाद प्रतिकूल प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। 93 डेसिबल है, मान लीजिए 93 डेसिमल है, तो बस 4 घंटे। 93 डेसिमल है तो 4 घंटे। 93 डेसिमल है तो मेरे दोस्त कितने घंटे, 4 घंटे। मान लीजिए 100 डेसिबल है, जो हमारा डीजे वगैरह नहीं बजता है, ये इसी रेंज में बजता है, 100 डेसिमल। जो 100 डेसिबल, 100 डेसिबल अगर किसी का है ध्वनि स्तर, तो बस 48 मिनट, उसका समय सीमा कितना है, 48 मिनट। 48 मिनट से ज्यादा नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। श्रवण त- श्रवण तंत्र खराब होगा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभी हम जब इफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें ये बताएंगे, लेकिन ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ तक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्वास्थ्य पर, ठीक है। 110 डेसिबल है तो सिर्फ लगभग 5 मिनट, 110 डेसिबल हो तो लगभग 5 मिनट, अर्थात 4.8 मिनट, 4 मिनट 8 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। 110 डेसिबल है तो, 120 डेसिबल है तो 28.8 सेकंड, ध्यान दीजिएगा। 120 डेसिबल, 120 डेसिबल है तो 28.8 सेकंड। और इसके बाद अगर मान लीजिए 130 या इससे ऊपर है, 130 ही मानिए, 130 डेसिबल, ऊपर का तो छोड़िए, 130 डेसिबल है तो 2 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, या 2.8 सेकंड, 2 सेकंड। ये आपको समझ में आया, ये कहने का ये मतलब है, इस डेसिबल तक के ध्वनि का जो उच्चता स्तर होगा, ज्यादा से ज्यादा इतने समय तक उसका स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा यदि आप उसके संपर्क में हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना 100% तय है, ठीक। ये आपका बस इतना ही है। ये आपका समाप्त होता है क्या, तीसरा नंबर जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्वीकार योग्य है। तो हम इसमें हमने क्या पढ़ा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। नॉर्मल बातचीत की भाषा 50 से 60 होती है, जो हम लोग फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं।
हूँ हाँ 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 हूँ। और धीरे जो बात करते हैं वो हमारा 30 होता है, ठीक है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें फैक्ट ज़्यादा है और डिस्क्रिप्टिव कम है, इसलिए आपका बहुत थोड़ा ही है। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे ध्वनि में। पहले इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अंग्रेजी में बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है भैया। इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। देखिए ध्वनि प्रदूषण के क्या पढ़ेंगे, प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव यहां पे लिख देते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, प्रभाव छोड़िए, दुष्प्रभाव होता है, प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव, बैड इम्पैक्ट। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है। बैड इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखिए इसको हम चार पार्ट में बांट सकते हैं। ऐसा देखिए, ये ऐसे ध्वनि होते हैं, ऐसे प्रदूषण होते हैं ध्वनि के जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जाहिर सी बात है। इनको हम चार पार्ट में करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनको हम चार पार्ट में करके पढ़ लेते हैं, आसानी होगा। इनको हम चार पार्ट में करके पढ़ लेते हैं और यहीं पे इसको निपटाते हैं, ठीक है भैया। यहीं पे इसको निपटा देते हैं। देखिए एक तो होता है सामान्य प्रभाव। प्रभाव हम कह रहे हैं, दुष्प्रभाव आप समझिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सामान्य प्रभाव, देखिए सामान्य प्रभाव क्या है, जो नॉर्मल हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे आसपास चिल्ला रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई दोस्त ही है, चिल्लाने लगा, कुछ भी बात को लेकर चिल्लाने लगा, हम शांति से बैठे हैं, तो हमारे अंदर क्या, हम उसको बोले अरे यार दिमाग ना खराब करो, शांत रहो ना, चुप रहो। हमको क्या, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा जैसे झल्लाहट टाइप का होगा। वही हमारा क्या है, सामान्य प्रभाव है। सामान्य प्रभाव मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित ना होना। जैसे हम ट्रैफिक वगैरह में फंसे होते हैं, तो हम सामान्य प्रभाव यही है, हम बोल देते हैं थोड़े से उत्तेजित होकर कि अरे चलो जाओ आगे, तुम ही चले जाओ, इतना हार्न मत बजाओ, ठीक है, निकलो आगे। वही चीज कहने का अर्थ है, सामान्य प्रभाव के अंतर्गत यही है, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत एक दो बात है, जैसे आपका सामान्य प्रभाव में ही आएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं लगातार गाने वगैरह सुन रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, तो नींद में आपके व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। सामान्य प्रभाव में क्या होगा, आपके नींद में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। सामान्य प्रभाव में लिखना हो तो लिख लीजिए, नींद में व्यवधान, या नींद का ना आना, सही से ना आना। ऐसा नहीं नींद आएगा ही नहीं, नींद अच्छे से नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसमें एकाग्रता की भी कमी हो जाती है, एकाग्रता की कमी हो जाती है। आप अगर सोचिए कि हम पढ़ते भी रहें और गाने भी सुनते रहें तो नहीं पढ़ पाते हैं। हालांकि कुछ लोग फैशन की दुनिया में रहते हैं, वो ईयरफोन वगैरह लगाते हैं। हालांकि भाई कुछ महानुभाव होते हैं, हम उनको नहीं कह रहे हैं। नॉर्मल ज़्यादातर लोग होते हैं जो ईयरफोन लगा के भी पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हम पढ़ ले रहे। नो, एकाग्रता की कमी हो जाती है, बाकी तो पढ़ना तो पढ़ ही लेते हैं। एकाग्रता की कमी अर्थात कार्य क्षमता में कमी। भाई वो उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी हो जाएगी, कार्य क्षमता में कमी। पढ़ने को पढ़ जाएंगे, समझ में कम आएगा, ठीक है, कार्य क्षमता में कमी। इसमें बातचीत में भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है भैया, बातचीत में भी व्यवधान। बातचीत में व्यवधान कहने का अर्थ समझे आप। देखिए इसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप फोन से अपने घर पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी मम्मी का फोन है आपके घर से, ठीक। फोन आया और आप, पता चला आप मार्केट में निकले हुए हैं, ठीक। अब क्या हुआ, आप बतिया रहे, आप मम्मी को बोले हाँ थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, मम्मी ने कुछ बोला, उसी टाइम पे बगल से एक कार गुजरी और हॉर्न देते हुए गुजरी, हॉर्न देते हुए गुजरी। आप फिर से मम्मी से बोले कि फिर से बोलो, हमको सुनाई नहीं दिया। मम्मी जी फिर से बोली, हमें आवाज आपकी सुनाई नहीं दिया। लेकिन मम्मी जी आपकी आवाज नहीं सुन पाई, वो ट्रक की आवाज सुन ली, कार की आवाज सुन ली। उन्हें भी लगा हाँ हाँ, बाहर हो क्या कहीं, कुछ आवाज आ रहा है, गाड़ी मोटर की आवाजें आ रही हैं।
इससे क्या मतलब निकलता है? बातचीत में व्यवधान उत्पन्न हुआ ना, सामान्य प्रभाव यही है, बातचीत में व्यवधान। आप किसी से बात कर रहे, बगल से कोई और बोलने लगा, बातचीत में व्यवधान। यदि आपके जो ध्वनि की तीव्रता है उसके ध्वनि की तीव्रता से आपका कम है तो आपको सुनाई देगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा। आपका अधिक है तो व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका चिड़चिड़ापन भी इसी में आता है, चिड़चिड़ापन, लोग जो चिड़चिड़ा जाते हैं बहुत जल्दी, चिड़चिड़ापन बोलते हैं, चिड़चिड़ापन। दिख रहा नहीं यहाँ पे जी आपको, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा है, ये चिड़चिड़ापन लिखा हुआ है भाई, चिड़चिड़ापन। चलो इधर लिख दे रहे हैं, चिड़चिड़ापन। ये तो आपका हो गया सामान्य प्रभाव, ठीक है। सामान्य प्रभाव यही है लगभग, नॉर्मल जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है यही है। दूसरा आपका हमारा क्या हो जाएगा? श्रवण संबंधी प्रभाव, ऑडिटरी इफेक्ट। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? श्रवण, श्रवण संबंधी प्रभाव, श्रवण संबंधी प्रभाव अर्थात ऑडिटरी इम्पैक्ट या इफेक्ट। ये जो हमारा कान है इस पे प्रभाव पड़ेगा भाई। जैसे हमारा होता क्या है, कभी कभी हम जब काफी तेज आवाज सुन लेते हैं ना, तो जैसे हम बहुत देरी तक बहुत तेज आवाज सुने हैं, 100 या 110 डेसिबल तक की आवाज को हमने सुना है, हम डीजे के आसपास रहे हैं, डीजे के पास नाचे हैं खूब बढ़िया, एक दो घंटे खूब बढ़िया से नाच के आए हैं, ठीक है। अब आप शांति स्थान पे हटे, कोई आपसे कुछ बोला, थोड़ा स्लो बोला, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, आपको नहीं सुनाई देगा। कुछ देर के लिए आपको नहीं सुनाई देगा, थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देता है, क्योंकि आप तीव्र उच्चता ध्वनि के तीव्र स्तर से आप निम्न में आते हैं, तो आपको थोड़ा वक्त लगता है। तो श्रवण संबंधी प्रभाव इसी के तहत है। मान लीजिए आप 130 के ऊपर जा रहे हैं, 130 डेसिबल से ऊपर जा रहे हैं, तो आपके बहरे होने का संभावना 100% बढ़ जाता है। 100% चांस है कि आप बहरे हो जाएंगे यदि आप 150 के ऊपर जाते हैं। नॉर्मल देखते हैं जो उद्योग वगैरह होते हैं, उद्योग वगैरह होते हैं ना, उद्योग में जो कर्मचारी होते हैं, ऐसा उद्योग जो लगभग 100 से 120 डेसिबल का आवाज उत्पन्न करता है, शोर उत्पन्न करता है ना, तो उसमें जो कर्मचारी होते हैं वो लगभग 25% होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति समाप्त हो जाती है। 25% कर्मचारी ऐसे होंगे जिनकी श्रवण शक्ति क्या होगी? समाप्त हो जाती है। उद्योगों वगैरह, उद्योग में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, उद्योग में ऐसा देखने को मिलता है, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। श्रवण संबंधी प्रभाव कहने के यही अर्थ है कि आपके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। सुनने की क्षमता क्या होगी भैया? कम हो जाएगी। 90 डेसिबल से आप अधिक बढ़े कि श्रवण क्रियाविधि में विभिन्न मात्रा में छीड़ता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बात आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, जो हमारा WHO है, WHO कहता है कि 100 डेसिबल, 90 डेसिबल छोड़ो, 100 डेसिबल, 100 डेसिबल तक की से अधिक आवाज में रहना श्रवण शक्ति का क्षीण होना तय है। 100 डेसिबल से अधिक, ये हमारा कौन कहता है? WHO कहता है, ध्यान दे लीजिएगा। मानव के लिए हानिकारक होता है 100 डेसिबल। 100 डेसिबल अगर आप हैं तो श्रवण संबंधी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, हानिकारक होता है, ठीक है। श्रवण संबंधी प्रभाव हो गया। तीसरा देखिए इसी में बैड इम्पैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, बैड इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन में तीसरा आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सॉरी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। देखिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहने का अर्थ है साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। साइकोलॉजिकली मतलब
साइकोलॉजी में क्या होता है, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, ध्यान देना, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी की इस इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। इसमें क्या होगा ना, एक सबसे भयानक बीमारी जो होती है ना, सबसे भयानक, इसमें सबसे भयानक जो होता है वो होता है क्या, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है ना वो सबके साथ रहेगा। आप देखते होंगे गांव वगैरह में अब तो काफी लोग इसके शिकार हो रहे हैं, काफी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। आप देखेंगे गांव में या आपके आसपास बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक दो लोग ऐसे होंगे जो सब हंस रहे हैं लेकिन वो शांत होंगे। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है भाई कुछ का नेचर, लेकिन सामान्यतः ये क्या होते हैं, हमेशा दुखी। सामान्यतः ये हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा मुंह बना के बैठे रहेंगे हमेशा। ये एक बीमारी है, न्यूरेटिक मेंटल डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। वो हमेशा दुखी होते हैं, दुखी रहते हैं, ऐसा दिखेंगे कि जैसे उनको दुनिया भर का पीड़ा उनको घेरे हुए है, ठीक है। वो इसी का शिकार होते हैं, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर के। ये होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव यही है भैया। इसमें भी आप कह सकते हैं, इसमें क्या होता है ना, आपका व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन। वही चीज है ना, व्यवहार में परिवर्तन हो गया ना आपके, ये बीमारी हुई कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ आपके। वही चीज है, आपका बिहेव जो है वो नॉर्मल लोगों से अलग हो जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव जब पड़ता है तो नॉर्मल लोग का जो बिहेव होता है उससे आपका बिहेव अलग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ये। अगला आपका क्या है, अगला और अंतिम आपका क्या है, शारीरिक प्रभाव, ठीक है। शारीरिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव मतलब हेल्थ इंपैक्ट जो आपके ऊपर पड़ता है, शारीरिक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव, इसमें क्या होता है, उच्च स्तर की ध्वनियां सुनने पर आपको विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है या होती ही है, समझो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हृदय रोग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए शारीरिक प्रभाव में क्या है आपका, शारीरिक प्रभाव में आपका है विभिन्न प्रकार के रोग आप में हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी आप में। सबसे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हृदय रोग है। होता क्या है, होता क्या है मान लीजिए, होता क्या है ना, इसमें जो आपके रक्त नलिका होती हैं, रक्त नलिका जो होती हैं उसमें अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में रहने पर, अत्यधिक शोर शराबे में रहने पर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है रक्त में। तो जैसे आप मान लीजिए ब्लड अभी इतना जगह है, ब्लड आ जा रहा है आराम से, यहाँ पे मान लीजिए हृदय है, हृदय है भाई, हृदय है, पंप कर ले रहा है, ब्लड यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक। लेकिन मान जब आपका कोलेस्ट्रॉल जमेगा ना, तो ऐसे ऐसे आपका कोलेस्ट्रॉल जम जाता है नस में, रक्त वाहिकाओं में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ऐसे। तो इससे क्या होता है, ब्लड जो है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता, ब्लड जो है वो अच्छे मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। जब ब्लड यहाँ पे हृदय के पास सही से पहुंच नहीं पाएगा तो हृदय संबंधी बीमारी जाहिर सी बात है होना तय है। कभी कभी तो हृदयाघात भी हो जाता है। अभी आप सुनते होंगे बहुत तेज भैया डीजे बज रहा था, फलाने के दादा जो थे वो एक्सपायर कर गए, खत्म हो गए, क्यों, हार्ट अटैक आ गया। उनको पहले से प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों की, एक अवस्था होती है, ठीक है, एक अवस्था होती है। तो ये हृदयाघात भी कभी कभी हो जाता है, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे। जब रक्त जो है वो सही मात्रा में नहीं पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको, ठीक है भैया। बीपी उनकी हाई हो जाती है, उच्च रक्तचाप, क्या बोला जाता है उसको, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। नॉर्मल लोग आजकल आप देखेंगे
एक औसत तो नहीं देख रहे, लेकिन गांव में भी आप देखिए, शहर में तो देखिए, गांव में भी देखिए, हर घर से कोई ना कोई एक पेशेंट ऐसा होगा जिसको ये बीमारी हुई होगी, ब्लड प्रेशर जिसका हाई होगा। आप ध्यान लीजिएगा, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण ही हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे इसमें चीजें हैं। इसमें आपका क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र जो है आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में, या पाचन तंत्र मान लीजिए, मतलब कहने का कि जो आपका सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र सही से काम नहीं करेगा। भोजन आप करेंगे जो, जैसे जिस मात्रा में उसका पाचन होना चाहिए उस मात्रा में उसका पाचन नहीं होगा। आप उत्तेजित रहने लगेंगे। उत्तेजित होना, उत्तेजित होना, उत्तेजित होना को आप ऐसे लिखिए, उत्तेजना। बिना मतलब का गुस्सा करना शुरू करेंगे आप, बिना मतलब का गुस्सा, ठीक है। स्नायु में भी उत्तेजना उत्पन्न होती है, इस शारीरिक प्रभाव में ये भी चीज आता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप ध्यान दे लीजिएगा भैया। शारीरिक प्रभाव में यही है, कभी कभी जैसे सोनिक बूम मैंने अभी बताया था, कि जब जो हाइपरसोनिक जो होती हैं, फाइटर जेट जो होता है, जेट विमान, जब हाइपरसोनिक हो, काफी ऊंचा, जब 180 के भी ऊपर जब होते हैं, 180 डेसिबल के भी ऊपर ना, तो कभी कभी महिलाओं में जो गर्भ धारण किए होती महिलाएं हैं, गर्भपात होने की भी संभावना होती है। कभी कभी इतना ज्यादा बैड इम्पैक्ट डालता है ध्वनि प्रदूषण। 180 के ऊपर कभी कभी गर्भवती महिलाओं का गर्भपात भी हो जाता है, ठीक है। ये शारीरिक प्रभाव है आपका। यहाँ पे क्या खत्म होता है आपका, बैड इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है भैया। अल्सर जैसे बीमारी हो जाती है यार, पेट में कोई प्रॉब्लम है, अतड़ियों में कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, मांसपेशी में खिंचाव वगैरह आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, बैड इम्पैक्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, दुष्प्रभाव बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है। दुष्प्रभाव बोलते हैं। इसमें बहुत सारे, मैंने इसके पहले भी बताया था, इसके पहले वाले क्लास में, कि ध्वनि के, तेज ध्वनि की वजह से कभी कभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी मृत्यु हो ही जाती है। कभी कभी क्या नॉर्मल तौर पे हो जाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखो अगला और लास्ट पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि प्रदूषण में, अंतिम टॉपिक ध्वनि प्रदूषण का हम लोग क्या पढ़ेंगे, पांचवा, मतलब क्या, पांचवा नंबर का क्या था, ये नियंत्रण। हम लोग कैसे करेंगे इसका भैया, नियंत्रण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करेंगे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, ठीक, ध्वनि की इकाई क्या होती है, ठीक, हमने पढ़ा स्वीकार योग्य क्या होता है, जो ध्वनि का कितना स्तर हम स्वीकार कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। चौथा अभी हमने क्या पढ़ा, बैड इम्पैक्ट, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन भैया तो हमें समझ में आ गई, समाधान इसका क्या है। तो देखो समाधान ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कुछ उद्योग है, नॉर्मल एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए कोई उद्योग है या बहुत सारे उद्योग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ध्वनि का जो उच्च स्तर होता है उसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक, ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। अब उनको नियंत्रण करने के लिए एक बात का विशेष ध्यान दिया जाता है, वो चाहे गवर्नमेंट हो या कोई एनजीओ हो या कोई नॉर्मल संस्था हो, कि भैया नियंत्रण करने के चक्कर में हम उद्योगों को तो बंद नहीं कर सकते ना, उद्योगों को तो बंद नहीं कर सकते, हवाई जहाज को उड़ाना बंद नहीं कर सकते, रेलगाड़ी का हॉर्न बजाना बंद नहीं कर सकते हैं ना। तो ये बात को ध्यान देना पड़ेगा कि नियंत्रण करने के लिए हम उनको बंद नहीं कर सकते, बल्कि उपाय खोज सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसके अन्य विभिन्न प्रकार के उपाय मिलेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के
उपचार इसके हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के उपाय हो जाएंगे कैसे ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण को कम किया जाए, कैसे इनको कम किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज हैं। जैसे मान लीजिए उद्योग है, जैसे मान लीजिए क्या है, हम कम करने की बात बता, जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, अब उद्योग में तो बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई उद्योग है जहां पे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन उद्योगों में कई ऐसे यंत्र होते हैं जो हमेशा खटपट खटपट करते रहते हैं। तो उसके आसपास मान लीजिए जैसे ये कोई मशीन है, इसके आसपास जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भैया बैड इम्पैक्ट जाता कैसे है, कान से, श्रवण तंत्र हमारा खराब होता है, तो उनको दे दिया जाता है क्या, ईयर प्लग। क्या दे दिया जाता है, ईयर प्लग। ईयर प्लग के माध्यम से वो देखो, ये जैसे हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि जो प्रदूषण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो व्यक्तिगत होता है, भाई आप गाना लगा कर सुनिए, व्यक्तिगत प्रदूषण पोल्यूशन हुआ, ध्वनि प्रदूषण। और एक होता है समुदाय। तो उद्योग में जो होता है वो क्या होता है, समुदाय। इसमें आपको सभी कर्मचारी को दे दिया जाता है क्या, ईयर प्लग। ईयर प्लग दे दिया जाता है जिससे कि आप लोग को इसका जो ध्वनि का जो प्रदूषण हो रहा है उससे आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े या कम से कम पड़े। इसीलिए उद्योगों में तो 25% कर्मचारी जो हैं वो श्रवण शक्ति विहीन हो जाते हैं, जहां पे शोर का स्तर जो है वो ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शोर का स्तर जब ज्यादा होता है वहां की बात की जा रही है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं इसमें नियंत्रण करने के लिए, ठीक है भैया। नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए जो हार्न बजाते हैं हम लोग, हार्न, हार्न जो बजाया जाता है, जैसे मान लीजिए जो हार्न बजाते हैं, मोटर वाहन हार्न। अब इन पर तो अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते गाड़ी मोटर चलाना बंद करो, कल से मार्केट में एक भी कार और एक भी मोटर गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो इनके हार्न होते हैं उन पे हम कुछ मानक लगा सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि इसके ऊपर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया 35 डेसिबल से ऊपर किसी भी मोटर वाहन का हार्न नहीं होना चाहिए। हार्न की जो तीव्रता का जो स्तर है, हार्न जो बजाते हैं, ध्वनि की जो तीव्रता का स्तर है वो अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें क्या कहते हैं, हार्न पर हार्न का मानक होना चाहिए ना। हार्न का मानक निर्धारण करके हार्न का मानक निर्धारण करके, ठीक, हार्न का मानक निर्धारण करके हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। कई शहरों में किया भी है, कई शहरों में जुर्माना लगा हुआ है। जैसे आप अनावश्यक हार्न बजाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना है, आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। तो मोटर वाहनों में हार्न का मानक। जैसे उद्योगों में एक चीज और, बस्ती से दूर, भाई बस्ती से दूर स्थापित किया जाए, स्थापना। देखो कोई भी उद्योग या कल कारखाने लगे तो जहां पे व्यक्ति लोग रहते हैं, जहां पे कोई समुदाय स्थित है, जहां पे कोई बस्ती है, आवासीय क्षेत्र है, तो उससे दूर बस उद्योग को लगाया जाए जो अगर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ऐसे उद्योगों को बस्ती से दूर स्थापित किया जाए, ठीक है भैया। ऐसे उद्योगों को बस्ती से दूर स्थापित किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए उद्योग हो या मशीन हो या कुछ भी हो, ध्यान देना, उद्योग हो मशीन हो या कुछ भी हो, ध्वनि अवशोषक, ध्वनि अवशोषक पदार्थ का उपयोग किया जाए। ध्वनि अवशोषक पदार्थ का उपयोग, ध्वनि ध्वनि अवशोषक पदार्थ का उपयोग कर करके हम ध्वनि का जो शोर है उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा क्या, लकड़ी।
लकड़ी हो गया, ऊन हो गया, फोम हो गया, गद्दा वगैरह हो गया, रुई वगैरह हो गए। ये लोग क्या है, गीला चीज, आटा वगैरह कोई गीला चीज है ना, या लकड़ी या ऊन, ये सब क्या करते हैं, ये ध्वनि और शोषक पदार्थ होते हैं। आप ध्यान दिए होंगे आपके क्लासरूम में या चिकित्सालय वगैरह में, या जहाँ पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, या जहाँ कहीं भी कोई सेमिनार होता है, बड़े बड़े संस्थाओं में आप देखेंगे जो कोचिंग क्लास चलती हैं, वहाँ पे आप देखेंगे जो उनका कमरा होता है ना, उसके ऊपर से वो मेन दीवार नहीं होती। जैसे मान लीजिए ये दीवार नहीं होती वहाँ पे, वहाँ जैसे मान लीजिए बोर्ड है ना, तो वो आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, वो लकड़ी की आवाज़ सुनाई देगी। वो लकड़ी से चारों तरफ लगाया जाता है, यहाँ तक कि ऊपर भी लगाया होता है लकड़ी। लकड़ी से उसको चारों तरफ से घेर देते हैं। उससे क्या होता है कि आवाज जो है वो गूंजती भी नहीं है और शोर भी नहीं होता। ध्वनि को अवशोषित कर लेता है लकड़ी। ध्वनि को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है लकड़ी। एक बात आप ध्यान दे लीजिए, कई जगह यह उपयोग किया जाता है। मशीनों में, मशीन कोई बनाया जाता है, वहां भी उपयोग किया जाता है। कई भवनों में, पुस्तकालयों में, चिकित्सालय में, हर जगह ही इसका उपयोग होता है। जहां पे उनको शोर को घटाना होता है, इसका उपयोग कर देते हैं। इसको ध्वनि अवशोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, देखिए और बात यही है हुई, बात यही हुई ना, उद्योग। मान लीजिए कोई उद्योग है, हम चाहते हैं इसको बस्ती से दूर स्थापित किया जाए, ईयर प्लग का प्रयोग किया जाए। लेकिन एक बात इसमें और है, मान लीजिए कोई मशीन बनाई गई, हमें पता है कि जो उसका ध्वनि की जो तीव्रता का जो स्तर है, उसका भी एक मानक तय कर दिया जाए कि भैया मान लीजिए समथिंग समथिंग कुछ भी 80 डेसिबल 90 डेसिबल, तो उसका मानक तय हो। क्या हो, मानक तय हो। इसी में आप उद्योगों का मानक, मानक तय हो। ठीक है, ये है आपके नियंत्रण, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है कि नहीं। भाई जो हम लोग घर बनाएंगे, हम लोग कार्यालय बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, उसमें ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग अवश्य करना है। ठीक, ऐसे ही विभिन्न प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुछ प्राकृतिक कारक हैं जिनसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। मान लीजिए हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। देखिए हमने कहा कि लकड़ी जो है, लकड़ी जो है वो आवाज को कम कर देता है, शोर को कम कर देता है। तो हरे पौधे जो होते हैं, जैसे हम भाई सड़क के किनारे, सड़क के किनारे हरे पौधे, पेड़ पौधे लगा करके, हरे पौधे सड़क के किनारे, हरे पौधे लगा करके, हरे पौधे लगा करके या हरे पौधे के होने से, हरे पौधों के होने से जो प्रदूषण होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो शोर होता है, या शोर, शोर का जो स्तर होता है मेरे दोस्त, वो आप ध्यान लीजिए 10 से 15 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। 10 से 15 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। सड़कों के किनारे जो हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और देखिए जो हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो क्या करेंगे, 10 से 15 डेसिबल तक ध्वनि को वो कम कर देंगे। सोचिए आपका आसपास आप कहीं जा रहे हैं, 110 डेसिबल की आवाज हो रही है, मान लीजिए हाईवे वगैरह पे, हरे पेड़ पौधे वहां पे लगे हुए हैं, तो वो आ जाएगा कितना, 90 95, 90 95 पे आ जाएगा। चौड़े वृक्ष वाले, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, जो चौड़े, जिनका पत्ता चौड़ा होता है, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष लगाकर, जैसे सागौन,
सागवान जो होता है, जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। एक और होता है चाइनीज है, फेंगसुई, फेंगसुई नाम है, सॉरी, ठीक है। चौड़े पत्ते वाले वृक्ष लगा करके भी हम प्रदूषण का जो ध्वनि का स्तर है, तीव्रता का जो स्तर है, उसको हम कम कर सकते हैं। ये लोग क्या हैं, ये सब ध्वनि और शोषक में आएंगे, ठीक है। तो नियंत्रण में हम लोग यही समझ सकते हैं, नियंत्रण में यही सब चीजें हैं कि भैया उद्योग है, उद्योग में किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उद्योगों को बंद नहीं किया जा सकता, ठीक। आप व्यक्तिगत तौर पे अगर कहीं जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम ध्वनि प्रदूषण से दूर हों, तो आप कान में रुई लगा के जाइए। जहां पे जैसे मान लीजिए, जहां पे आपको पता है कि यहाँ तो शोर होगा ही होगा, ट्रैफिक में है, एक मफलर भी आता है, मफलर लगाइए, ध्वनि अवशोषक हेलमेट का उपयोग करिए। ये सब नियंत्रण में ही आते हैं। नियंत्रण ऐसे ही होता है। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, एक होता है बैलास्ट विहीन रेल मार्ग। बैलास्ट विहीन रेल मार्ग जो होता है, बैलास्ट विहीन रेल मार्ग, चलो यहां लिख देते हैं, बैलास्ट विहीन रेल मार्ग। इसके आने से, नई टेक्नोलॉजी, इसके आने से जो ट्रेन से आवाज आती है वो आवाज भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप देखिए जैसे मेट्रो वगैरह है, मेट्रो वगैरह हम कहाँ जब चलती हैं तो कहाँ इतना आवाज आता है, वही चीज है। तो इससे आने वाले समय में और भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो इसका और भी उपयोग होगा। किस तरीके से ध्वनि का जो उच्चता का जो स्तर है उसको हम कम कर सकते हैं, आने वाले समय में इसकी और खोज होगी, इसका और आविष्कार होगा। स्किल से, नॉलेज से, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य इसमें, कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ये हमारे भावी पीढ़ियों पर कोई असर नहीं करता है। जैसे भैया हम ट्रैफिक में गए, हम फंसे, हमारा कान खराब होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रदूषण में जैसे वायु प्रदूषण है, उसका भावी पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण है, प्रभाव पड़ेगा। जल प्रदूषण है, प्रभाव पड़ेगा। अन्य कोई भी प्रदूषण है, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ध्वनि प्रदूषण में हमारी आने वाली पीढ़ियों पर या भावी पीढ़ियों पर कोई बुरा प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद। अपवाद इसका एकमात्र यह है कि मान लीजिए कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, कोई औरत प्रेग्नेंट है, और उसके बाद वो ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हो रही है, तो जो बच्चे पल रहे हैं पेट में, जो बच्चा पेट में पल रहा है, उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अपवाद है कि आने वाली पीढ़ी पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अपवाद स्वरूप प्रेग्नेंट औरत, प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़ करके, क्योंकि जो पेट में बच्चा पल रहा होता है उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने ध्वनि प्रदूषण को अच्छे से पढ़ लिया। आपको थ्योरी आपका ध्यान रख करके हम बताए हैं, इसलिए बताया गया है कि आपका कभी कभी इसमें एक चीज पूछ लेता है, ध्वनि की इकाई से क्वेश्चन पूछ लिया, डेसिबल, बेल, तो हमने बताया 1 डेसिबल बराबर 1/10 बेल, ठीक है। एफ बराबर 1/T। फिलहाल ये फिजिक्स में नहीं जाते हम लोग। आपका जो क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, यहां से कंप्लीट हो जाएगा, यहां से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लास समाप्त होता है आज का। ध्वनि प्रदूषण की 2 क्लास हो गई, इसके पहले का 2, इसके पहले 1 थी, आज ये 1 हो गई, ठीक है। तो यहां से आपका ये ध्वनि प्रदूषण समाप्त होता है। नियंत्रण के लिए हमने बताया, आप विभिन्न प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं। सड़क के किनारे हरे पौधे लगा करके आप जो है शोर है उसको 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। चौड़े पत्ते वाले वृक्ष लगाकर भी आप ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, शोर का जो स्तर होगा उसको कम कर सकते हैं। देखिए जो उद्योग है, जो शोर उत्पन्न करते हैं, जो ऐसे उद्योग होंगे उन पर आप ईयर प्लग लगाए, ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ईयर प्लग लगाया जाता है। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, उनका मानक तय हो, बस्ती से दूर उनकी स्थापना होनी चाहिए भाई, जहां बस्ती है उनसे दूर उनकी स्थापना हो, वहां पे रहें, ठीक है। मोटर वाहन के जो हॉर्न है, पी पा पो जो बजता है ना, उसका मानक तय होना चाहिए कि हाँ इतने डेसिबल तक के बजेंगे, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर बजा कि जुर्माना लिया सरकार ने। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान लीजिएगा,
हम तो भूल जा रहे थे अभी। देखिए, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कुछ वैध रूप से हैं, विधिक कार्रवाई, विधिक, विधिक नियंत्रण, विधिक नियंत्रण, विधिक मतलब कानूनी रूप से, कानूनी रूप से, इसको क्या कहेंगे आप भैया? कानूनी रूप से। क्या कहेंगे आप? कानूनी रूप से। कानूनी रूप से अगर देखा जाएगा तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, उसमें भी इसका प्रावधान है। ठीक है, उसमें भी इसका, इससे संबंधित कुछ प्रावधान है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि आईपीसी की दो धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। आईपीसी की दो धाराएं, आईपीसी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 में आया था। इसके तहत जो हमारा धारा 290 है, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा धारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है? 290, धारा 291, धारा 290, धारा 291, आईपीसी की ये दो धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो दंड, जो उपताप होता है ना, अत्यधिक शोर जो होता है, अत्यधिक शोर जो होता है उसकी सीमा निर्धारित की जाती है। ठीक है, सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण, अत्यधिक शोर के जो सीमा निर्धारण इसमें किया जाता है, सीमा निर्धारण, और इसका उल्लंघन करने पर इसके तहत कार्रवाई होती है। 291 के तहत कार्रवाई, भाई मनाही के बावजूद, मनाही के बावजूद शोर करने पर कार्रवाई, शोर करने पर कार्रवाई हो जाती है तुरंत। ठीक है, 200, धारा 290, 291, ये आप ध्यान ले दीजिएगा भैया। ठीक है, और ध्वनि, एसी में एक आपका है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बना था आपका, क्या बना था? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, सन 2000 में आया था। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, रोकथाम अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 2000 में बना। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम सन 2000 में बना। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो ये बात आती है कि किस प्रकार से ध्वनि को नियंत्रण किया जा सकता है, जो मानक तय किया गया है गवर्नमेंट के तहत या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत। यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो इस कानून के तहत आपको अलग अलग प्रकार के सजा मिल सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1986 के जो पर्यावरण अधिनियम था उसमें कुछ धारा है कि जो भैया रात्रि में 10 बजे, रात्रि में 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, रात्रि में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, यदि यदि आप शोर करते हैं, शोर करते हैं, ठीक है, यदि आप शोर करते हैं, जैसे शोर करते हैं कहाँ पे, मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थल है, कैसा स्थल है दोस्त? सार्वजनिक स्थल, कोई कॉलोनी है, स्कूल है, अस्पताल है, उसके आसपास जो सीमा तय की गई है उससे ऊपर यदि आप जाते हैं, यदि उस सीमा के ऊपर आप जाते हैं रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच, तो उसको नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, उसके तहत आपको क्या होगा, उसके तहत आपको क्या होगा, उल्लंघन करने पर, जो निर्धारित सीमा तय की गई होगी उसका उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना, 1 लाख तक का जुर्माना और 7 साल का सजा, 7 साल तक की, 7 साल तक की सजा है। ठीक है,
रात्र के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक कोई सार्वजनिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, मान लीजिए स्कूल है आसपास, स्कूल है, पारिवारिक स्कूल है, या मान लीजिए जैसे अस्पताल हो गए, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक स्थल है, कॉलोनी हो गई जहां पे कोई बस्ती है, 8 घर वहां पे रहते हैं, 9वें घर के लोग उतापाती मिल गए, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो वहां का निर्धारण सीमा है उसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ विधिक नियंत्रण नियंत्रण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, उसी के तहत हमने बताया, जैसे ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 2000, ये एक नियम हो गया। आईपीसी की धारा 1860 के अंतर्गत धारा 290 धारा 291 में है, धारा 290 में सीमा निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया गया है शोर कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं, अत्यधिक सीमा का निर्धारण किया जाता है। ध्यान दीजिए, जब किसी शोर का निर्धारण किया जाता है तो वो अत्यधिक का किया जाता है कि भैया आप 60 डेसिबल से अधिक नहीं कर सकते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है, और उसका उल्लंघन करने पर सजा होता है धारा 291 के तहत। ठीक है, तो यहां पे आपका ये समाप्त होता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट आपका समाप्त, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में आपका ध्वनि प्रदूषण समाप्त होता है। ठीक है भैया, ध्वनि प्रदूषण समाप्त होता है। इसमें आप एक चीज और ध्यान ले लीजिए, जैसे जो हम लोग वाहन चलाते हैं, कहाँ गया वाहन, मोटर वाहन चलाते हैं ना, मोटर वाहन जो चलाते हैं, इसमें हम लोग साइलेंसर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्वनि शामक। साइलेंसर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि शामक बोलते हैं। ध्वनि शामक कहते हैं ना भैया, कैसा साइलेंसर लगाया है, ध्वनि शामक। मोटर वाहनों में ऐसा कुछ गाड़ियां होती हैं आपके बगल से गुजरती हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब निकल गई, और कुछ होती हैं आने वाली होती हैं तभी पता चल जाता है, जैसे हो गया आपका बुलेट, ट्रैक्टर हो गया, भारी ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सब गाड़ियां क्या होती हैं आने वाली होती हैं तभी पता चल जाता है, उसमें इस प्रकार के साइलेंसर लगाए होते हैं। और कुछ गाड़ियां होती हैं आपके बगल से निकल जाती है, जैसे स्कूटी वगैरह हो गया, आजकल कुछ अपडेटेड कार हो गए, इलेक्ट्रिक कार वगैरह हो गए, ये लोग आपके बगल से निकलते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि इनमें जो है वो ध्वनि शामक साइलेंसर, जो साइलेंसर लगा होता है वो अच्छे किस्म का लगा होता है। तो भैया अच्छे किस्म का अच्छा साइलेंसर, अर्थात साइलेंसर लगा करके हम मोटर वाहनों का जो शोर है उसको कम कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो नियंत्रण में आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव में आप मिला जुलाकर बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। कल क्लास नहीं चलेगी, कल क्लास नहीं चलेगी, परसों क्लास चलेगा शाम को 7 बजे। ठीक है, उसका आपको मिल जाएगा टाइम टेबल, ये चीज आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी। क्लास करने के लिए भैया धन्यवाद। हाँ बोलिए। डेसिबल जो है यार वो ध्वनि की मापक इकाई होती है, और जो हर जो होता है वो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका मात्रक होता है, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। तरंग देखो, ध्वनि जो मापा जाता है वो थर्मा ओ सॉरी आइडियोमीटर से मापते हैं, ध्वनि जो होती है वो अलग चाल होता है उसका, उसके लिए आपका घनत्व होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, जैसे निर्वात में जो है आपका वो ध्वनि नहीं चलता। ठीक है, ध्वनि जो है वो आपका निर्वात में नहीं चल पाता है, क्योंकि ध्वनि के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस द्रव गैस, ठोस में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसमें घनत्व सबसे ज्यादा होती है। जैसे तापमान, तापमान भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ध्वनि के चाल में, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। हाँ, और डेसिबल और आप हर्ट्ज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डेसिबल अलग है, ये सिर्फ ध्वनि से संबंधित हैं, डेसिबल हो गया, बेल हो गया, फॉन हो गया, लेकिन जो हर्ट्ज होता है ये आवृत्ति का ही मापक होता है,
इकाई होती है, समझिए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद भैया।